मेरे सभी मित्रों को और मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 4 लेके आए हैं, पार्ट 4 लेके आए हैं। हमारा ट्रांसफार्मर या परिणाम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आप इन वीडियो को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक भी ले रहा हूँ, मीडियम भी ले रहा हूँ और हाई भी ले रहा हूँ। मतलब परिणाम मित्र अगर जिसने एक बार ये पढ़ लिया, इसके बाद परिणाम मित्र में कोई सवाल ही नहीं बचेगा जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक बार आज मैं ट्रांसफार्मर के पार्ट लेके आ रहा हूँ, मतलब ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, ट्रांसफार्मर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इन सब चीजों को आज मैं पार्ट 4 चालू कर रहा हूँ। 1 या 2 दिन में इनके पार्ट्स सारे खत्म हो जाएंगे, पूरे पार्ट्स क्लियर करा दूंगा। इसके बाद एक वीडियो मैं प्रैक्टिकली रूप से ट्रांसफार्मर आपको दिखाऊंगा, उसके एक एक हिस्से के बारे में बताऊंगा, कौन सा हिस्सा क्या होता है। आप इन पार्ट्स को आज पढ़िए, लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। इसके बाद या तो आज शाम को या फिर मैं कल एक ट्रांसफार्मर का 10 या 15 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकली रूप से ट्रांसफार्मर होगा और उसमें आप एक एक पार्ट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। चलो ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगती है या फिर अच्छी लग रही है या फिर कुछ ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही है या आपको कुछ नया मिल रहा है, पढ़ा तो सब नहीं, अगर आपको कुछ नया ज्ञान मिल रहा है या फिर अच्छे से आपके माइंड में जा रहा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, चलो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पार्ट्स को चालू करते हैं। ठीक है, अपने पास सुविधा ज्यादा नहीं है लेकिन ज्ञान ज्यादा है, आपको सुविधा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, मैं दिखूं चाहे नहीं दिखूं, उनसे क्या आपको ये देखना ज्यादा जरूरी है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो दिखना ज्यादा जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सब साफ दिख रहा है। ठीक है, आज हम लेके आए हैं परिणाम मित्र के भाग। ठीक है, परिणाम मित्र के भाग आज हम लेके आए हैं। अब परिणाम मित्र के भाग में सबसे पहले भाग कौन सा होता है? पिछली क्लास या सबसे पहली क्लास जब मैंने बनाई थी तो उसमें वो पार्ट्स अधूरा रह गया था। सबसे पहला भाग होता है क्रोड। कौन सा होता है? क्रोड, जिसे हम बोलते हैं कोर। इसकी जानकारी हम अभी लेंगे। ठीक है, कौन सा होता है? क्रोड। ये मैंने कल पिछली क्लास में बता दिया, क्रोड किन किन से मिलकर बनता है। ये क्रोड होता है जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? क्रोड या कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब हम क्रोड के बारे में हम ज्ञान दें तो क्रोड किसका बना होता है? सबसे पहले पहला क्रोड बना किसका होता है? स्टील स्टेपन्स का। ठीक है, किसका बना होता है? स्टील स्टेपन्स का। एक क्लियर? अगर ये नहीं आए तो ऑप्शन में दूसरा आ जाए, किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। किसको बना होता है? सिलिकॉन स्टील का, स्टील स्टेपन्स का या सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, इतना हो गया। अब क्रोड का मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने बता दिया, क्रोड स्टील स्टेपन्स के मिलकर बना होता है या फिर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्रोड का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, क्रोड का सबसे पहला कार्य होता है, क्रोड का सबसे पहला कार्य क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, उसमें चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय क्षेत्र को पहुंचाना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। क्रोड किसकी बनी होती है? स्टील स्टेपन्स की, सिलिकॉन स्टील की, सेकेंडरी वाइंडिंग। और क्रोड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्रोड का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है क्रोड का मुख्य कार्य? सेकेंडरी वाइंडिंग में उसमें चुंबकीय फ्लक्स पहुंचाना होता है। ठीक है, ये मुख्य काम हो गया। एक और काम क्या होता है इसका कि जो प्राथमिक वाइंडिंग जो चुंबकीय फ्लक्स बनाती है, यहां से ये प्राथमिक वाइंडिंग है, जब ये चुंबकीय फ्लक्स बनाती है या चुंबकीय क्षेत्र बनाती है,
तो चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना, सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना। एक और कार्य का है, क्या है इसका, इतना उतार लीजिए, मैं और लिखवाता हूँ, ठीक है, ये लिख लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, एक कार्य तो मैंने बताई दी आपको जो आपने लिखा। एक और प्रमुख कार्य क्या होता है, एक और प्रमुख कार्य क्या होता है क्रोड का, क्या होता है एक और प्रमुख कार्य क्रोड का, कि चुंबकीय फ्लक्स को, जो प्राथमिक वाइंडिंग के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, उसे पथ प्रदान करना, पथ, उसे पथ या फिर रास्ता प्रदान करना। ठीक है, प्रमुख कार्य ये हो गया। कौन सा कार्य हो गया, प्रमुख कार्य ये हो गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमने क्रोड किसकी बनाई थी, सिलिकॉन स्टील की। क्रोड किसकी बनाई थी, सिलिकॉन स्टील की। अब हमने क्रोड सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई, सिलिकॉन की ही बनाने का प्रमुख कारण क्या है, क्रोड हमने सिलिकॉन की क्यों बनाई, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई, इसका ही बनाने का प्रमुख कारण क्या था, इसकी क्यों बना। देखो, जब हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं तो एक हानि कम होती है। इसी में नहीं, किसी भी मोटर में चले जाओ आप, कोई सी मोटर पढ़ लीजिए आप, अल्टरनेटर पढ़ लीजिए या फिर जनरेटर पढ़ लीजिए या कोई सी भी पढ़ लीजिए, किसी भी मोटर में उसका कोई सा भी जो भाग रहता है ऊपर का, वो हम सिलिकॉन स्टील का ही बनाते हैं। और सिलिकॉन स्टील मतलब स्टील में हम सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, कि उस पदार्थ की स्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, हिंदी में बोले जाए तो उस पदार्थ की शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, या फिर बोला जाए कि उस मोटर की शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, या इंग्लिश में बोला जाए कि उस मोटर की स्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की मात्रा क्यों मिलाते हैं, फिर सिलिकॉन स्टील की मात्रा क्यों मिलाते हैं, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। ठीक है, कौन सी हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, या फिर इंग्लिश में बोला जाए स्टेरिसिस हानि को कम, आप सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कम करने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, या तो शैथिल्य हानि, शैथिल्य को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेरिसिस हानि, सिलिकॉन स्टील में स्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए या शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। अब सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, या फिर शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, या फिर हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है। देखो कितनी मिलाई जाती है, 2.8 से 4.6% तक। ठीक है, या फिर 3.8 से 4.6% तक इतनी मिलाई जाती है। इनमें से कोई सा भी हजार, वैसे आप 2.8 से 4.6 का याद कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में ये 3.8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्रोड बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, उतार लीजिए। सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती है कि सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से शैथिल्य हानि, ट्रांसफार्मर में होने वाली शैथिल्य हानि या हिस्टेरिसिस हानि दोनों को कम किया जाता है। और इनकी मात्रा कितनी मिलाई जाती है, 2.8 से 4.6% का, या फिर 3.8 से 4.6%। ये क्रोड हो गया। ठीक है, क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो मैं ट्रांसफार्मर कितने होते हैं मैं आपको बात बताऊं। पहले आप, ठीक है, इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर अगले पार्ट में चलते हैं अपन। ठीक है,
ये सिलिकॉन स्टील हो गया ना, ये क्रोट का अपना भाग खत्म। ठीक है, अब किस पे आते हैं अपन? क्रोट के बाद दूसरा हिस्सा क्या होता है? दूसरा पार्ट क्या होता है? प्राथमिक कुंडली। कौन सी होती? प्राथमिक कुंडली। अब आप प्राथमिक को क्या लिख सकते हैं? प्राइमरी इंग्लिश में। कुंडली को क्या लिख सकते हैं? टर्न, प्राइमरी टर्न। प्राथमिक कुंडली कैसी होती है? ये प्राथमिक कुंडली। ठीक है, अब ये प्राथमिक कुंडली मैंने बता दिया आपको पिछली क्लास में, किससे जुड़ी हुई होती है? स्रोत से जुड़ी होती है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली पे सबसे पहले बात किस पे लगाई जाती है? कुंडली लगाई जाती है क्रोट पर, क्रोट के हिस्से पर। ठीक है, क्रोट के हिस्से पर प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, लपेटी जाती। क्लियर? दूसरा क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली हमेशा स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली क्रोट के हिस्से पर, क्रोट के हिस्से पर प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। प्राथमिक कुंडली हो गई। प्राथमिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है, मैंने बता दिया, हमेशा सप्लाई से जुड़ी होती है। हमेशा प्राइमरी कुंडली एसी से जुड़ी होती है। हमेशा किससे जुड़ी होती है? प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कुंडली किससे जुड़ी हुई होती है? एसी से जुड़ी हुई होती है, एसी से जुड़ी होती है। ठीक, एसी से। एसी का मैंने नाम ही पहले बता चुका हूं, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, प्राथमिक कुंडली उतार लीजिए, इसके बाद हम सेकंड कुंडली करेंगे और ये भी बताऊंगा कि प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली बनी किससे होती है। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी खत्म करना है। जल्दी जल्दी क्या, ये पार्ट ही ऐसा जिसमें 5 से 7 नंबर आएंगे, तो जिसने ये पढ़ लिया उसके कहीं पे भी बिल्कुल बेसिक से है और पूरा ऊपर तक जाएगा धीरे धीरे करके, मतलब इसमें से कोई सा भी चीज अपन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आ जाते हैं 3 में क्या होती है? द्वितीय कुंडली। पार्ट 3 में अपन क्या देखेंगे? द्वितीय कुंडली। ठीक है, ये क्या है? तृतीय कुंडली है। तृतीय कुंडली किससे जुड़ी हुई होती है? लोड से जुड़ी हुई होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या क्या लिखेंगे अपन? ये भी किसके ऊपर लगी हुई होती है? क्रोड पर द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है। द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तृतीय कुंडली, जैसे प्राथमिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है, अब जा पा रही सबको? प्राथमिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली लोड से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? तृतीय कुंडली लोड से जुड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये प्राथमिक कुंडली है जो स्रोत से जुड़ी है, सेकेंडरी कुंडली है जो लोड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली भी आपका हो गया। जल्दी से उतार लीजिए। मैं आपसे बस बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आपको सुविधा कम मिल सकती है लेकिन ज्ञान कम नहीं दूंगा। ठीक है, ज्ञान आपको ज्यादा ही मिलेगा। सुविधा में आप थोड़ा सा कीजिए, अपन आगे चल के वो सुविधाओं को सुधारेंगे, लेकिन अभी आप ज्ञान लीजिए। ठीक है, अब मैंने भी आपको प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली बताई थी। ठीक है, जिनको अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि पहले मैं हिंदी में लिख चुका हूँ, जिससे आपको अब समझ में आ जाएगा। प्राइमरी कुंडली, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? सेकेंडरी कुंडली बताई थी मैंने आपको। ठीक है, अब ये दोनों बनी किसकी हुई होती है? हमेशा एक ही पार्ट्स की बनी होती है, एक ही तार की बनी होती है, एक हिस्से की बनी होती है। क्या बनी हुई होती है? प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली।
ठीक है, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली बनी होती है नर्म तांबे के तार से, एनिल्ड कॉपर वायर। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, नर्म तांबा या तांबे के तार से। और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं ना, एनिल्ड कॉपर वायर से। चाहे प्राथमिक कुंडली हो या चाहे सेकेंडरी कुंडली हो, हमेशा तांबे की ही बनी होती है। और तांबे की बनाने का मुख्य कारण क्या होता है, तांबे की चालकता अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी चालकता आपको पता हो तो सबसे अच्छी चालकता होती है सोने की, लेकिन सोने का अपन उपयोग कर नहीं सकते। सोने का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा है। अगर सोना अपन इसमें यूज कर देंगे, इनकी वायरिंग अगर सोने से कर देंगे तो ट्रांसफार्मर रातों रात उठ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चालकता किसकी होती है, पहली चालकता सोने की तो दूसरी चालकता चांदी की। अब क्या आप चांदी की नहीं सॉरी, पहली चालकता चांदी की और दूसरी चालकता सोने की। तो अगर आपने चांदी की इसमें कर दी, चांदी कोई छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए तीसरे नंबर पर आता है तांबा। ठीक है, इसलिए अपन तांबे की वाइंडिंग करते हैं, तांबे की वाइंडिंग करते हैं। तांबे की चालकता अच्छी होती है और कभी कभी एल्यूमिनियम की भी वाइंडिंग होती है छोटे ट्रांसफार्मर में। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम की दक्षता अधिक नहीं होती। आपने उतार लिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा कि प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली क्या विद्युतीय रूप से जुड़ी हुई होती है। अगर क्वेश्चन आता है, देखो यह प्राथमिक कुंडली अलग, यह सेकेंडरी कुंडली अलग, इनके बीच में कुछ वैद्युतिक कनेक्शन हो रहा नहीं हो रहा। तो प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है, नहीं जुड़ी। मैं जो जो लिखवा रहा हूं वो उतार लीजिए, इतना अच्छा नोट्स बनेगा, बहुत शानदार। ठीक है, तो क्या होती है प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली जब वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है तो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है, जब हमने प्राथमिक कुंडली में अपने क्या दी, विद्युत धारा दी, तो कुंडली में विद्युत धारा दी तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और धारा गई और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और धारा गई और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो और ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोट के माध्यम से द्वितीय कुंडली में पहुंच जाएगा। जब प्रोट के माध्यम से द्वितीय कुंडली में पहुंच जाएगा तो द्वितीय कुंडली भी अपना एक विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय नहीं चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो विद्युतीय रूप से तो नहीं जुड़ी होती है, लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन आता है, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब मेरी सुनो, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या बनता है कि जब वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है, मतलब ये दोनों हाथ है मेरे, या फिर मैं आपको कैसे बताऊं, ये आप मान लीजिए एक तार का हिस्सा, ये क्या है तार का हिस्सा, इसको अपन ने सॉकेट से लगाया, या अपन ने जो वायरिंग थी, हाँ ठीक है वायरिंग समझाता हूँ, जो अपना वो सॉकेट होता है, ये सॉकेट है 3 पिन का सॉकेट, और जो अपना ये प्लग होता है, जब हमने प्लग को 3 पिन के सॉकेट में लगाया, ठीक है, मोटा भाग अर्थ का होता है। ठीक है, यहां से जब सप्लाई आई 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 और बीच से अपन ने जो अपना उपकरण था जैसे कूलर ही था, और उससे जब वायरिंग जुड़ी और अपन ने बीच से जो वायर था वो कट गया, मतलब दोनों वायरों का हिस्सा जमीन पर अलग अलग पड़ा हुआ है, तो क्या दोनों के बीच में विद्युतीय रूप से जोड़े। जब दोनों कट गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए, तो क्या विद्युतीय रूप से जोड़े नहीं है। जब विद्युतीय रूप से जुड़ नहीं है तो प्रतिरोध अनंत होता है। जब प्राथमिक रूप से नहीं जुड़ी होती है तो एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच में प्रतिरोध कितना होता है। जब वैद्युतिक रूप से जुड़ी ही नहीं है, उसमें विद्युत बह ही नहीं रही, तो प्रतिरोध तो अनंत होगा। ठीक है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली के बीच में प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। नीचे दिख पा रहा है लिखूं तो, चलो मैं आगे लिख दूंगा, आप मैंने ऐसे बोल के बता दिया। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर अपन अगले भाग पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे आ गए अपन। एक ट्रांसफार्मर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उसमें सारे भाग आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा, जिससे जो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ ना ये भी उनको समझा दूंगा, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना तीसरा भाग कौन सा होता है, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर, ठीक, कंजर्वेटर। अब ये कंजर्वेटर
आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपने ट्रांसफार्मर समझा, ठीक है, माना कि ये ट्रांसफार्मर का नीचे वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप निकाला, ठीक है, ये पाइप निकाला और पाइप से निकाल के ये ऐसा भाग आपने हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा देखा होगा, देखा है किसी ने। और यहाँ से छोटे ट्रांसफार्मर में तो शायद इसका उपयोग हाँ किया जाता है, ये ब्रीदर होता है, ठीक है, ये इसमें सिलिका जेल भरा होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये उसका बड़ा भाग होता है जिसे बोलते हैं हम ड्रम, क्या बोलते हैं हम, ये उसका बड़ा भाग है जिसे बोलते हैं हम ड्रम। हम अभी इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऊपर, इसे बोलते हैं कंजरवेटर, कंजरवेटर, ठीक है। इसका क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए कंजरवेटर, मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, बहुत सारा पॉइंट है इसके अंदर। मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है, ये मुख्य टैंक है, ये कौन सा टैंक है भाई, मुख्य टैंक। और ये क्या है, कंजर, ठीक है, मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है, किसकी सहायता से लगा होता है, पाइप की सहायता से। ये क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, पाइप। मतलब जो कंजरवेटर होता है ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है, और ऊपर लगा हुआ होता है तो ये पाइप से मुख्य टैंक से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक पाइप के द्वारा मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया कंजरवेटर। अगला पॉइंट, कंजरवेटर में तेल भरा हुआ होता है, ऑयल भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, कंजरवेटर में तेल भरा हुआ होता है। और लगभग कितना होता है, लगभग इसमें तेल भरा हुआ है, पर कितना, लगभग आधा भरा हुआ होता है, ठीक है। इतना हो गया, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, कंजरवेटर, ठीक है, ये मुख्य टैंक के ऊपर कंजरवेटर टैंक, और ये जो पाइप है, पाइप की सहायता से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। मुख्य टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है, कंजरवेटर में तेल भरा हुआ होता है और लगभग आधा भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद कंजरवेटर, नीचे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कंजरवेटर क्या करता है, मुख्य टैंक में तेल की कमी हो जाने पर तेल प्रदान करता है, ठीक है, तेल प्रदान करता है। अभी तो बहुत बड़ा हिस्सा समझाना है इसका, आप तेल लिख लीजिए पहले, है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, फिर उसको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने जब, मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको ही समझना है ना, इसके बाद मैं लिखवा दूंगा ये सब चीजें। देखो ये मुख्य टैंक है अपना, दिख रहा है सबका मुख्य टैंक, जो मैं बना देता हूँ क्योंकि समझाना मैं, अगर समझ गए आप तो आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुख्य टैंक हो गया, ये इसके ऊपर जो है ये कंजरवेटर टैंक हो गया,
ये इसमें वोकल्स लग रही है, ठीक है, जिसमें सिलिका जेल भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि यह इस मैंने बताया था इसके अंदर ये क्रोड होती है, क्या होती है, ये क्रोड होती है, जिसमें क्या होती है प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ होता है, तेल भरा हुआ होता है, लेकिन तेल का स्तर मुख्य टैंक में भी आधा होता है, यह भी ध्यान रखना, मतलब आधा नहीं रहता है, आधे से थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन फुल टैंक से थोड़ा कम रखा जाता है। अब ये क्यों रखा जाता है देखिए, और इसमें भी क्या रखा जाता है अपना तेल, आधा स्तर रखा जाता है, ठीक है। ये कंजर्वेटर टैंक है, कौन सा टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक। और ये कौन सा टैंक है, ये मुख्य टैंक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मुख्य टैंक है, मुख्य टैंक में देखो पहले आप समझो, ये मुख्य टैंक है। अब मुख्य टैंक में तेल का स्तर आधे से ज्यादा रखा जाता है, या फिर इस टैंक को फुल नहीं भरा जाता है, फुल से थोड़ा कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है देखो, गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ता है, गर्मी के दिनों में जब गर्मी बढ़ती है तो ये तेल का तापमान भी बढ़ता है। जब तेल का तापमान बढ़ता है या फिर किसी आंतरिक दोष की वजह से ट्रांसफार्मर में, या फिर किसी आंतरिक दोष की वजह से तेल का तापमान बढ़ता है, तेल का तापमान बढ़ता है, और तेल का तापमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन वाइंडिंग में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वाइंडिंग से जो ये दोनों वाइंडिंग है, इन वाइंडिंगों से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे तेल का तापमान बढ़ता है। तेल का तापमान बढ़ेगा तो तेल का आयतन भी बढ़ेगा। तेल का अगर तापमान बढ़ा तो तेल का आयतन मतलब तेल का और हिस्सा बढ़ेगा, तेल बढ़ने लगेगा। जैसे अगर तेल कम था तो इसका आयतन बढ़ेगा, इसका प्रसार बढ़ेगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, फिर से समझ लीजिए, जब दोनों वाइंडिंग है तो दोनों वाइंडिंग में ऊष्मा अत्यधिक उत्पन्न होगी। अत्यधिक ऊष्मा से क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर तेल है ये गर्म होने लग जाएगा। जब ये गर्म होने लग जाएगा तो तेल का आयतन बढ़ने लग जाएगा। जब तेल का आयतन बढ़ने लग जाएगा तो इसका प्रसार गुणांक बढ़ने लग जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या भरा था, आधा भरा था। आधा क्यों भरा था, जब ये तेल गर्म हुआ तो गर्म होकर सबसे पहले क्या हुआ, इसका आयतन बढ़ा, तो ये थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है, फिर ऊपर तक पहुंच गया, फिर ऊपर तक पहुंच गया, अधिकतम तेल गर्म हो गया। तो क्या होता है, इसको भी हमने आधा इसलिए भरा कि अब जब ज्यादा इसका आयतन प्रसार ज्यादा बढ़ गया, मतलब तेल का प्रसार गुणांक ज्यादा बढ़ गया, तो तेल ही कंजर्वेटर टैंक से ऊपर जाते हुए इसमें भरा जाएगा, ठीक है। जब इसमें ये तेल भरा जाएगा तो इसमें जो तेल का स्तर था वो नियंत्रित हो जाएगा। जब तेल का स्तर इसमें नियंत्रित हो जाएगा तो ये काम करने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये गर्मियों के दिनों की बात है, मतलब मुख्य टैंक में अगर तेल का स्तर बढ़ जाता है तो कंजर्वेटर टैंक उस तेल के स्तर को ग्रहण कर लेता है, जिससे ये यथा स्थिति में काम करने लग जाता है, ठीक है। अब ठंडों के दिनों में क्या होता है कि तेल सिकुड़ता है। गर्मियों के दिनों में तेल का प्रसार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो तेल फैलता है। लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में तो क्या हम काम करते हैं, ट्रांसफार्मर को हम देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर में हम काम करते हैं तो हमें पता है क्या होता है गर्मियों के दिनों में, क्या होता है ठंडे के दिनों में, इसलिए हम आपको सीधा का सीधा बताना है। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि तेल कम होता है, प्रसार गुणांक कम होता है, तेल का स्तर घटता। तो ठंडों के दिनों में क्या होता है, ये तेल का स्तर घटा, ये तेल का स्तर घटा, ये तेल का स्तर घटा, ठीक है, ये तेल का स्तर घटा, ठीक है, ये घट गया। अब तेल इसमें क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक में जो तेल भरा हुआ होता है, अगर इसमें तेल का स्तर कम हो जाता है तो कंजर्वेटर टैंक अपने टैंक में भरे हुए तेल को, ऑयल को मुख्य टैंक को दे देता है, जिससे ये यथा स्थिति में कार्य करने लग जाता है। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, जो मैंने उनको बेसिक स्थिति आपको दी थी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये नोट्स करा देता हूँ, शायद क्लास पता नहीं कितनी लंबी हो चुकी है अभी, तो ठीक है 10 मिनट में ये तो कम कंजर्वेटर टैंक तो फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसकी व्याख्या निकालता हूँ क्या था। सबसे पहले देखो, कंजर्वेटर टैंक मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाकर रखता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट,
गर्मी के दिनों में जब तेल का तापमान तेल का तापमान बढ़ता है तो उसका आयतन भी बढ़ता है। आयतन भी बढ़ता है, ठीक है, आयतन भी बढ़ता है। तो उस समय तेल मुख्य टैंक से किस टैंक से? मुख्य टैंक से कंजर्वेटर टैंक में पहुंचता है। इसलिए इस कंजर्वेटर टैंक को भी आधा भरा जाता है, ठीक है। इतना उतार लीजिए, फिर 2 पॉइंट और है जिसके बाद ये टैंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, ये हुआ।